बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर 4 में आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स मतलब टार्क, यानी किसी भी टार्क हमने पढ़ा पीछे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इज़ कॉल्ड। जब भी किसी भी चीज़ में टर्निंग इफेक्ट आ जाता है तो वो टार्क कहलाता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक में हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में क्या है कि नंबर 1 है क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज क्या चीज़ है कि अगर हम देखें आमतौर पर घरों में या किसी मैकेनिक के पास चले जाएं तो वो नटों को खोलता और बंद करता है। जब भी आपने किसी नट को टाइट करना हो तो हम हमेशा जो स्पाइनर होता है उसको किस डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कि हम कह सकते हैं व्हेन वी टाइट अ नट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि जब भी किसी नट को आपने टाइट करना हो तो हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगी। चाहे वो किसी भी जगह पे आप उस नट को, यानी हम जब जो भी नट टाइट करते हैं वो हमेशा किस डायरेक्शन में टाइट करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, व्हेन वी लूज आर ओपन अ नट। जब हम किसी नट को हमने खोलना हो, लूज़ करना हो या खोलना हो तो हम उस स्पाइनर को किस डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों में क्या होता है, मूवमेंट्स होता है। एक क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होता है जब हमने नट को टाइट करना हो, और एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है जब आपने नट को खोलना हो। तो इसे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कहते हैं कि जब आपने किसी चीज़ को खोलना या बंद करना हो। अब इन दोनों चीज़ों में अगर देखें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी आप टर्निंग इफेक्ट लेके आ रहे होते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये चीज़ जो होती है, जो जिस तरह घड़ी की सुई होती है, क्या होती है, क्लॉकवाइज। अगर हम घड़ी के मुखालफ सिमत में चलते हैं, सुइयों के मुखालफ, तो ये क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखें, अब दोनों सूरतों में देखें टर्निंग इफेक्ट तो आ रहा है दोनों सूरतों में, चाहे वो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है। इन दोनों में हम टर्निंग इफेक्ट ही जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो नट को खोलने और बंद करने के लिए भी टर्निंग इफेक्ट का होना ज़रूरी है। अब अगर क्या होता है हमारे पास कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मूवमेंट्स लग रही है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मूवमेंट्स लग रही है, ये दोनों इक्वल होती हैं। मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और ये इक्वल होती हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के। तो फिर क्या होता है, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हमने लगा रहे हैं 100 न्यूटन की फोर्स, और एंटी क्लॉकवाइज में भी क्या है, 100 न्यूटन की फोर्स, तो बॉडी जो होगी उस पर कुछ भी नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगी, वो रेस्ट में होगी, वो जैसी है वो वैसी ही पड़ी रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, या ये डस्टर है, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, कहाँ पे, मैं 100 न्यूटन की, और ये नीचे से नीचे लग रही है, और ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर फोर्स 100 न्यूटन की लग जाए, यानी ये टर्निंग इफेक्ट है ना, अब दोनों फोर्सेस बराबर हो गई हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब है बॉडी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इसे हम प्रिंसिपल ऑफ, जब क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल हो जाए तो इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। इसकी तारीफ देखें, a body is balanced if the sum of clockwise movements acting on a body is equal to
इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। एक्टिंग ऑन इट, ठीक है, एक्टिंग ऑन इट यानी अगर किसी बॉडी के ऊपर अब बॉडी इज बैलेंस, अब एक जिसम बैलेंस हो जाता है कब, इफ़ दी सम ऑफ क्लॉकवाइज, उस पर जितनी भी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स लग रही हैं, जो घड़ी के रुख लग रही हैं, एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू, तो वो बराबर हो जाती है किसके, सम ऑफ एंटी, जितनी भी उस पर एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स जब इक्वल हो जाती हैं तो जिस्म जो हो जाता है वो क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स या प्रिंसिपल ऑफ टार्क भी कहते हैं, जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स दोनों इक्वल हो जाएं और जिस्म जो हो वो बैलेंस में आ जाए, तो इसको हम कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।